नमस्कार, नेचर कनेक्शन में आपका स्वागत है। मैं हूं मोहम्मद फातेह टीपू। दशकों पहले लोगों की सुविधा के लिए प्लास्टिक का आविष्कार किया गया था, लेकिन धीरे धीरे पर्यावरण के लिहाज से प्लास्टिक खतरा बनता जा रहा है। प्लास्टिक और पॉलिथीन की वजह से पृथ्वी और जल के साथ साथ वायु भी प्रदूषित होती जा रही है। मानव जाति हर साल 43 करोड़ टन प्लास्टिक पैदा करती है। वहीं दुनिया भर में हर मिनट लाखों प्लास्टिक की बोतलें खरीदी जाती हैं। इसी वजह से आज जहां देखो प्लास्टिक और इससे निर्मित पदार्थ का ढेर देखने को मिल जाता है। प्लास्टिक से हर साल करीब 1 लाख जलीय जीवों की मृत्यु हो जाती है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम 2014 की एक रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया भर में प्लास्टिक उत्पादन की कुल लागत 75 अरब डॉलर है। ये बढ़ते उपभोक्तावाद और प्लास्टिक के बढ़ते उपयोग के साथ साथ और बढ़ेगा। विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर आज हम बात करेंगे प्लास्टिक प्रदूषण और इसके समाधान के बारे में। इस मसले पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है 2 खास मेहमान। रवि कुमार अग्रवाल जी, जो संरक्षक हैं अखिल भारतीय प्लास्टिक उद्योग संघ के, और सुनील पांडे जी, जो टेरी में एनवायरनमेंट एंड वेस्ट मैनेजमेंट डिवीज़न के निदेशक हैं। चर्चा की शुरुआत के पहले देखिए ये खास रिपोर्ट। हमारी नदियां इनसे भरी हुई हैं। समुद्र में ये तैर रहे हैं। कोस्ट लाइन पर ये बिखरे हैं। शहरों में इनके अंबार लगे हैं और हमारे घर के डस्टबिन इनसे ही भरे पड़े हैं। इसके बारीक कण हवा में भी मौजूद हैं, जो सांसों के जरिए हमारे शरीर के अंदर आते हैं। आज टूथब्रश से लेकर डेबिट कार्ड तक अपनी हर एक छोटी बड़ी जरूरत के लिए हम प्लास्टिक पर निर्भर हैं। इनमें से कई सामान जैसे प्लास्टिक बैग, फूड रैपर या पानी की बोतल जैसी बहुतेरी चीजें तो कुछ मिनटों के इस्तेमाल के बाद ही बेकार हो जाती हैं। एक अनुमान के मुताबिक करीब 40% प्लास्टिक के सामान का हम केवल एक बार ही इस्तेमाल करके उसे फेंक देते हैं, लेकिन फिर भी वो सैकड़ों सालों तक पर्यावरण में बने रह सकते हैं। सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की 2019-20 की वार्षिक रिपोर्ट के मुताबिक देश में सालाना औसतन 34 लाख टन प्लास्टिक वेस्ट निकलता है, लेकिन हर साल लाखों टन प्लास्टिक वेस्ट को ऐसे ही बिना उचित निपटान के वातावरण में छोड़ दिया जाता है, जो हवा, पानी और जंगलों को प्रदूषित कर रहा है। Beat plastic pollution. Our world is swamped by harmful plastic waste. Every year, more than 8 million tons end up in the oceans. Microplastics in the seas now outnumber stars in our galaxy. From remote islands to the Arctic, nowhere is untouched. If present trends continue, by 2050, our oceans will have more plastic than fish. भारत सरकार प्लास्टिक पॉल्यूशन के इस खतरे से भली भांति परिचित है और इससे निपटने के ठोस उपाय भी कर रही है। जनता में जागरूकता पैदा करने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री न सिर्फ सार्वजनिक मंचों से इस विषय पर बोलते रहे हैं, बल्कि सरकारी, गैर सरकारी और स्वयंसेवी संगठनों के कार्यकर्ताओं से भी संवाद करते रहे हैं। पिछले दिनों प्रधानमंत्री ने रिसाइकिल प्लास्टिक से बनी जैकेट पहनकर जनता को रिसाइकिल प्लास्टिक प्रोडक्ट के इस्तेमाल का संदेश भी दिया। हम भारत को सिंगल यूज प्लास्टिक, क्या इससे देश को मुक्ति दिला सकते हैं? हम निकल पड़े, टोलियां बना करके निकल पड़े, स्कूल, कॉलेज, हम सब पूज्य बापू को याद करते हुए, और घर में प्लास्टिक हो, सिंगल यूज प्लास्टिक, या बाहर चौराहे पर पड़ा हो, गंदी ना, सब इकट्ठा करें। नगर पालिकाएं, महानगर पालिकाएं, ग्राम पंचायत, सब इसको जमा करने की व्यवस्था करें। आइए मेरे देशवासियों, हम इसको
आगे बढ़ाएं। और फिर मैं स्टार्टअप वालों को, टेक्नीशियंस को, उद्यमियों को आग्रह करता हूं कि हम इन प्लास्टिक के रिसाइकल के लिए क्या करें। भारत प्लास्टिक पोल्यूशन के खतरे से निपटने के लिए घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हर संभव प्रयास कर रहा है। भारत की अध्यक्षता में हो रही G20 की बैठकों में भी भारत इस मुद्दे को प्रमुखता से उठा रहा है ताकि दुनिया के सभी देश इस समस्या की गंभीरता को समझें और इससे निपटने के लिए ठोस रणनीति बनाएं। G20 के पर्यावरण वर्किंग ग्रुप ने 21 मई को बीच क्लीनिंग एक्सरसाइज भी रखी ताकि समुद्री कचरे की ओर ध्यान खींचा जा सके। प्लास्टिक प्रदूषण विश्व भर के लिए गंभीर चिंता का विषय है। हमारी लापरवाहियों के कारण ये और भी बढ़ता जा रहा है, लेकिन ये वही समय है जब हमें इसके समाधान के लिए कठोर फैसले लेने की जरूरत है, जागरूक होने की जरूरत है। तो सर, आपने देखा ये रिपोर्ट कि प्लास्टिक किस तरह से ख़तरा है मानव जाति के लिए और इसका दुरुपयोग भी हो रहा है काफ़ी लंबे समय से। सुनील पांडे जी, मैं आपसे शुरुआत करना चाहूँगा। प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट से लगातार आप दशकों से जुड़े रहे हैं। कितना ज़्यादा ख़तरा आप मानते हैं प्लास्टिक को मानव जाति के लिए? प्लास्टिक अभी जो आपने दिखाया मूवी में, ये जो समुद्री कचरा जो जमा हो रहा है, इसमें जो डेटा ये कहता है कि 80% जो है इसमें ये प्लास्टिक है। तो हम जो भी प्लास्टिक मिसमैनेज करते हैं, और ये है कि जो प्लास्टिक हम मिसमैनेज करते हैं ज़मीन पे, शहरों में और गाँव में, वो फाइनली जो है नदियों के रास्ते जो है वो समुद्र में पहुंच जाता है। और जो है ये एक बार समुद्र में पहुंच गया तो ये समुद्र में रहता है, और कई बार जो है जो छोटे कण होते हैं प्लास्टिक के, ये उनके जो है समुद्र में जो मछलियाँ या कछुए हैं वो उनको खाते हैं, और वो जो है वो उसकी वजह से जो है उनके अंदर वो जमा होता रहता है, और कई बार वो उसकी वजह से जो है सांस नहीं ले पाते और मर भी जाते हैं। तो ये खतरा जो है समुद्री जीव जंतुओं के लिए काफ़ी अभी गंभीर हो गया है, क्योंकि प्लास्टिक की जो है मिसमैनेज प्लास्टिक जो है वो समुद्र में उसका वो बढ़ता जा रहा है। रवि कुमार अग्रवाल साहब, आपके पास आना चाहूँगा। जिस तरीके से आप जानते हैं कि भारत G20 में भी इस मुद्दे को बहुत प्रमुखता के साथ में उठा रहा है। लंबे समय से आप प्लास्टिक से जुड़े कारोबार से भी आप जुड़े रहे हैं। कैसे देखते हैं इस पूरे मसले को आप? देखिए, समस्या तो गंभीर है ही, और गंभीरता बढ़ती जा रही है क्योंकि प्लास्टिक का उपयोग बढ़ ही रहा है। इंडिया में इस समय से 12 kg पर कैपिटा है जी। विश्व भर के देशों में 30 किलो एवरेज है, और डेवलप्ड कंट्री में 100 किलो से ऊपर है। तो इंडिया तो अभी जैसे डेवलपिंग कंट्री और होगा तो बढ़ेगी। तो इसको मैनेज करना है जी, क्योंकि वरना समस्या आउट ऑफ हैंड हो गई तो बड़ी दिक्कत होगी। इसको मैनेज करने के तरीके बहुत हैं, अपनी इस चर्चा में इसमें चर्चा भी करेंगे। लेकिन प्रॉब्लम है, वी हैव अ प्रॉब्लम ऑन हैंड विच नीड्स इमीडिएट अटेंशन ऑफ एवरीवन। प्रधानमंत्री जी बिल्कुल सही भाषण बोला, हम इसको इकट्ठा करें। मैं सोचता हूँ वो शायद पहला कदम है जो हमें उठाना पड़ेगा जी। पांडे साहब, जैसा रवि कुमार अग्रवाल साहब ने कहा कि हमें इमीडिएट एक्शन की ज़रूरत है, आपने भी कहा अपने जवाब में कि बहुत सारा जो प्लास्टिक है वो समंदर की भेंट चढ़ जाता है, और जो ख़ास तौर पे जो सी फूड के शौकीन होते हैं उन पर भी स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। क्या इलाज आप मानते हैं, चूँकि आप विशेषज्ञ हैं इस क्षेत्र के? सबसे पहले तो जो हम लोग प्लास्टिक यूज़ कर रहे हैं, एक तो कुछ सिंगल यूज़ प्लास्टिक आइटम्स हैं जो सरकार ने जो है फेज़ आउट कर दिया है 1 जुलाई से। उनको हम देखेंगे कैसे जो है उनका इस्तेमाल कम से कम हो सके, क्योंकि जो मेन प्रॉब्लम है कि उनका कलेक्शन नहीं हो पाता है। एक बार वो वेस्ट स्ट्रीम में आ जाते हैं, लिटर हो जाते हैं, तो उनका कलेक्शन नहीं हो पाता है। तो सबसे पहले तो उनको हम फेज़ आउट करें, और जो दूसरे आइटम्स हैं जिनकी लिटरिंग हो रही है या कलेक्शन नहीं हो पा रहा है, अपने कलेक्शन सिस्टम को हमको स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है, जिससे जो लीकेज जो है एनवायरनमेंट में जो हो रहा है प्लास्टिक कचरे का, वो ना हो। अग्रवाल साहब, पीएम मोदी भी लगातार जनता को जागरूक करते रहे हैं इस विषय पे। आप जानते हैं कि पीएम साहब की ये खूबी रही है कि किसी भी जो विषय होता है, कोई भी इस तरह की योजना होती है जो लोगों के लिए भलाई के लिए होती है, उसको वो जन आंदोलन से जोड़ देते हैं। यदि हम हिस्ट्री देखें जी, मोदी जी ने चालू किया जी स्वच्छ अभियान नंबर 1, फिर 2, फिर प्लास्टिक पे आए। तो स्वच्छता को लेके
सफाई करने में सब चीज़ इकट्ठा होने पे बेस हो गया जी। स्वच्छता अभियान नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। प्लास्टिक यदि इकट्ठा हो गया तो प्लास्टिक, आप मानेंगे प्लास्टिक वेस्ट महत्वपूर्ण रिसोर्स है, एक वैल्यूएबल रिसोर्स है। हम यदि कचरे की तरह फैला दें तो समझिए जहर है, और हम इकट्ठा करके सदुपयोग कर पाएँ तो शायद अमृत हो जाए। मैं तो प्लास्टिक और पर्यावरण को 1970s में पर्यायवाची समझता था जी, सिनोनिम्स। अब उल्टा एंटोनिम हो गया, एक दूसरे के विपरीतार्थक हो गए हमारी करनी से। कंज्यूमर बेस बेसिकली तो ये है जी। मोदी जी इससे बहुत सजग हैं। उन्होंने क्यों रोका सिंगल यूज प्लास्टिक? क्योंकि लिटरिंग की हैबिट, खा के फेंकना, ये इसका बेस कारण है जी। हम सब इसमें हैं जी। मैं कंज्यूमर भी हूँ, तो एज अ कंज्यूमर ये जागरूकता मोदी जी अब से मेरे ख्याल से 5-7 वर्षों से इस पे ध्यान दे रहे हैं और हमें कह रहे हैं और लगे हुए हैं जी। आई मीन वी नीड टू फोकस ऑन दैट, यही बात है जी। पीएम के संदेश में ख़ास बात यह है कि उन्होंने जब ये जागरूकता अभियान की बात कही आज़ादी के अमृत महोत्सव पर भी, तो उन्होंने ख़ास तौर पर व्यापारियों से ये बात कही और छोटे दुकानदारों से बात कही, क्योंकि प्लास्टिक और पॉलीथीन दुकानदारों के माध्यम से होकर के उपभोक्ताओं तक पहुंचता है। क्या कहना चाहेंगे आप? सबसे चैलेंजिंग एक्चुअली उनका कहना सही था। सबसे चैलेंजिंग जो है कैसे प्लास्टिक थैलियाँ जो है खास करके उनका उपयोग जो है कम किया जा सके, क्योंकि वेंडर्स जो है अल्टरनेटिव जो है वो महंगा होता है, और महंगा है तो और वो छोटे छोटे जो दुकानदार हैं वो छोटी मार्जिन पे काम करते हैं, तो बहुत ज़्यादा खर्च नहीं कर सकते वो अपने सामान को पैक करने के लिए। तो वो एक चैलेंज है जिसमें कि जो है न केवल उनको जागरूक करने की ज़रूरत है, बट कि थोड़ा सा सरकार को आगे बढ़ के उनको हैंड होल्डिंग की ज़रूरत है, जिससे उसका इस्तेमाल वो कम से कम करें और उस समस्या का समाधान निकाला जा सके। यहाँ तक कि पीएम ने रिसाइकल प्लास्टिक से बनी जैकेट को भी पहन करके एक संदेश दिया है, तो जिससे जनता में एक अच्छा मैसेज जा सके। वो बिल्कुल जी, क्योंकि प्लास्टिक एक रिसोर्स है, उसको इकट्ठा करके रिसाइकिल करना, दोबारा वैल्यू बनाना है। जब प्लास्टिक का दाना बना, जो ग्रीन हाउस गैस एमिशन होती है, सुनील जी बताएंगे, वो हो चुकी, आपको सोर्स तो बन गया, उसको आप रिसाइकिल करेंगे तो वो आपको दोबारा मिलेगा। तो प्रधानमंत्री जी इस बात को विशेष कहना चाहते हैं, इकट्ठा करें, रिसाइकिल करें, उतना ही कम फ्रेश प्लास्टिक इस्तेमाल होगा। तो इसमें एक पंथ और शायद 3 काज होते हैं, यही बात वो कहना चाहते हैं। अग्रवाल साहब, एक सवाल उठता है कि आंकड़ों के मुताबिक दुनिया में हर मिनट लगभग 1 मिलियन प्लास्टिक की बोतलें बेची जाती हैं, जबकि इनका सिर्फ 14% ही रिसाइकिल हो पाता है, बाकी समंदर में फेंक दिया जाता है जी। इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? मैं, क्योंकि इंडिया तो बेसिकली लैंड लॉक्ड देश है, समुद्र का है, लेकिन इंडिया में तो 96% बोतलें रिसाइकिल हो जाती हैं जी। ये बोतल देखने को नहीं मिलेगी। हाँ, लिटरिंग तो सर, फेंकना तो सब जगह भी गलत है, चाहे समुद्र में चाहे लैंड पे, वो सबसे बड़ा गंदा कार्य है जो एज कंज्यूमर लोग करते हैं। लिटरिंग नहीं होनी चाहिए सर। समुद्र में तो और उल्टा, इकट्ठा तो वहाँ हो ही नहीं सकता ना। लैंड पे तो फिर भी आप इकट्ठा करने का सोच सकते हैं, लेकिन लिटरिंग इज़ बैड। एज फार एज इंडिया इज कंसर्न, हमें पेट बॉटल का 96% रिसाइकलिंग है जी। आपको पेट बोतल कहीं देखने को नहीं मिलेगी सर। अब अनेक उपयोग हैं, धागा बनता है, रुई बनती है, दोबारा बॉटल बनती है। इट्स वन ऑफ द वेरी रिसोर्सफुल मटेरियल जिसे बोलते हैं। तो बॉटल की मैं समझता हूँ इंडिया में कोई प्रॉब्लम नहीं है, रिसाइकलिंग आसानी से और बहुत बढ़िया तरह हो रही है सर। लेकिन पंडित जी, एक बात ये भी है कि इसमें जब प्लास्टिक की रिसाइकलिंग होती है तो इसमें एक शोध ये बताता है कि जैसे जो 13,000 केमिकल जब पाए जाते हैं प्लास्टिक में, जिसमें से 9,000 केमिकल बॉडी के लिए हानिकारक होते हैं, मात्र 3200 केमिकल ही फायदेमंद होते हैं। तो इसके बारे में थोड़ा सा दर्शकों को आप बताइए। तो प्लास्टिक में काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स में जो कुछ केमिकल्स यूज़ होते हैं कलर इम्पार्ट करने के लिए, कुछ स्टेबलाइजर्स होते हैं, कुछ एडिटिव्स होते हैं, वो रिसाइकलिंग में अगर उनको ढंग से एड्रेस नहीं किया जाए, उसके अलावा अगर कोई सामान उसमें पैक था पहले से, अगर उसकी प्रॉपर क्लीनिंग नहीं की है तो कंटेमिनेशन हो जाता है प्लास्टिक में। और वो कंटेमिनेशन जो है वो फिर जो है कई बार ऐसा रिसाइकल प्रोडक्ट जो आप बनाते हैं वो इस लायक नहीं होता है कि उसमें फूड स्टफ़ पैक किया जाए, खाने का सामान पैक किया जाए या गर्म चीज़ें पैक की जाए। कई बार चांसेस ये रहता है कि जो पोल्यूटेंट है वो उसमें लीच हो जाए। तो इस तरह से जो है रिसाइकलिंग करते भी अगर हैं तो क्वालिटी जो प्रोडक्ट की है वो कई बार उस क्वालिटी का नहीं होता है कि वो अच्छे से इस्तेमाल किया जा सके।
इसलिए जो है ये ज़रूरी होता है कि वो केमिकल जो है लॉन्ग टर्म में रिसर्च में ये ज़रूरी है कि हम उन केमिकल्स का कम से कम यूज़ करें जो हानिकारक हैं और जिनके बिना भी प्लास्टिक प्रोडक्ट बना सकते हैं, जिससे जब हम रिसाइकलिंग करें तो हाई ग्रेड प्लास्टिक मिले हमको रिसाइकलिंग में। अग्रवाल साहब, चूँकि हम विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर हम बात कर रहे हैं और प्लास्टिक के दुरुपयोग पर बात कर रहे हैं, जो थीम भी है इस वर्ष की, आप जानते हैं देश और दुनिया में। मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र से आप ताल्लुक़ रखते हैं, लंबे समय से आपने इसमें काम किया है। ये क्षेत्र ये कहता है कि भारतीय प्लास्टिक उद्योग प्रति व्यक्ति जो प्लास्टिक उद्योग को दोगुना करने की बात भी कर रहा है। वो एक तरफ सरकार और आम लोग इसके दुरुपयोग को रोकना चाहते हैं, दूसरी तरफ आप इसको प्रति व्यक्ति इसको दोगुना करना चाहते हैं। तो कैसे कम होगा फिर ये कम की बात ना करें आप। मैं अपनी जिम्मेवारी एज ए जिम्मेवार शहरी, एज ए जिम्मेवार प्रोड्यूसर की बात करूं तो अच्छा है जी, क्योंकि हमारा लेवल दुनिया लेवल पे भी कुछ भी नहीं है। हम जब 5 ट्रिलियन या 10 ट्रिलियन डॉलर की इकॉनमी, इट इज लिंक्ड टू दी मोर यूसेज ऑफ। जैसे दुनिया के तमाम विकसित देश कम करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, तो चूंकि इस वजह से मैंने पूछा कि यहाँ पे आप एज ए एक्सपर्ट में पूछूं तो क्या रोड मैप हो सकता है? सर, रोड मैप ये कि अभी प्लास्टिक का यूज़ तो बढ़ेगा ही, बातें जो गलत है उसका हम कैसे निष्कासन करें, हाउ टू थ्रो इट आफ्टर द यूजफुल लाइफ इज ओवर। जब एक प्लास्टिक की चीज़ का उसका यूसेज का टाइम ख़त्म हो गया, उसको कैसे करें, ये प्रश्न ज़्यादा ज़रूरी है जी, क्योंकि अभी हमारी वर्ल्ड एवरेज कुछ भी नहीं है सर। और यदि आप उम्मीद करें 5 ट्रिलियन और 10 ट्रिलियन डॉलर, तो प्लास्टिक का उपयोग तो बढ़ेगा ही, लेकिन बहुत बड़ा लेकिन है। एज अ यूज़र, एज अ कंज्यूमर, मुझे अपनी जिम्मेवारी समझनी पड़ेगी और उसको फोर्सफुली समझना पड़ेगा जी। एज ए कंज्यूमर जिम्मेदारी समझनी पड़ेगी। पांडे साहब, ये बताइए कि देश में एक ही कानून है अब तक, 11 में था, फिर बदलाव 16 में हुआ, 22 में कानून, तो उसको भी लेकर के जैसे कि आप जानते हैं कि 50 माइक्रोन से कम मोटी प्लास्टिक का इस्तेमाल की इजाज़त नहीं है। तो ऐसे में किस तरीके से लगाम लगेगी? आप एज ए विशेषज्ञ क्या सोचते हैं इस पर? एक्चुअली जब ये जो प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल है, 50 माइक्रोन से इसकी थिकनेस अब 75 माइक्रोन हो गई है। दिसंबर के बाद खास करके कैरी बैग्स जो है, दिसंबर के बाद 120 माइक्रोन थिकनेस के ही प्लास्टिक की थैलियाँ बेची जा सकेंगी। और इसके पीछे एक जो प्लास्टिक थैलियाँ महंगी होंगी क्योंकि आपको ज़्यादा प्लास्टिक यूज़ करना पड़ेगा थैली बनाने में। आइडिया इसके पीछे ये है कि जो है जितनी मोटी थैली होगी उतना कलेक्शन को प्रोत्साहन दिया जा सकेगा। क्योंकि अभी प्रॉब्लम क्या है कि जो बहुत पतली थैलियाँ हैं जो 50 माइक्रोन से भी कम है, कहीं कहीं जो यूज़ हो रही हैं, तो वो लिटर होती हैं, क्योंकि उनको हमारा कलेक्शन जो है जो सारा इनफॉर्मल सेक्टर पे है बेस्ड, तो वो उनको कलेक्ट नहीं करते हैं क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा उसमें फ़ायदा नहीं मिलता है। तो आइडिया ये है कि जब थिकनेस ज़्यादा होगी तो जो है एक तो महंगी होगी, तो लोग जो है यूज़ करना कम करेंगे, जब बहुत ज़रूरी होगा तभी यूज़ करेंगे, और अगर यूज़ करके फेंक भी देते हैं तो उसका कलेक्शन थोड़ा ईजी हो जाएगा। राष्ट्रीय स्तर पर भी कई कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, उसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी कई कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। जैसे मैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर की बात करूं कि फ्रांस हो, चाहे स्वीडन हो, आयरलैंड हो, अपने अपने लेवल पे वो इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। अभी हाल ही में 29 मई को पेरिस में यूएन की एक बैठक हुई जिसमें 200 कंट्रीज़ के जो नुमाइंदे थे उन्होंने हिस्सा लिया, जो 2040 की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, कैसे हम प्लास्टिक से जुड़ा जो प्रदूषण है उसको हम कम कर सके। लेकिन एक सवाल इसमें ये उठता है कि ग्रीन पीस की एक रिपोर्ट आई थी हाल में, जिसमें उन्होंने पेरिस बैठक के ठीक पहले पेश की और उसमें ये खुलासा किया कि प्लास्टिक के रिसाइकल के बाद भी इसकी विषाक्तता बनी रहती है। इसके बारे में आप थोड़ा सा बताइए। प्लास्टिक में यदि प्लास्टिक हम जलाएंगे, इफ़ वी बर्न प्लास्टिक, तो इससे बहुत सारी हार्मफुल गैसेस का उत्सर्जन होता है या फैलते हैं। यदि प्लास्टिक रिसाइकलिंग में ऐसा कुछ मापदंड नहीं है, कंट्रोल्ड कंडीशन में, इनफैक्ट आपको मैं बताना चाहूँगा, सब बड़ी बड़ी दुनिया भर की कंपनी सब ने अपने एजेंडा सेट कर दिए कि हम 2025 तक आधा रिसाइकल इस्तेमाल करेंगे, 2030 तक करेंगे, ताकि जो नया प्लास्टिक यूज़ कर रहे हैं वो कम बने और रिसाइकल प्लास्टिक को बढ़ा दें। आप इकट्ठा करने पे जोर दें, रिसाइकल करें और इस्तेमाल करें। इससे प्लास्टिक पोल्यूशन को तो रोक लगेगी और जिम्मेवारी और बढ़ेगी कंज्यूमर की कि भाई आप ऐसी जगह फेंकें जहां रिसाइकल होने में सुविधा मिले। मैं रोड पर उड़ाऊंगा तो वहाँ इकट्ठा होना बड़ा मुश्किल है। द प्रॉब्लम इज दैट इट रिमेन्स द सेम
गवर्नमेंट की मदद करना, अथॉरिटीज़ की मदद करना, जहाँ वो कलेक्ट होके और रिसाइकलिंग तक पहुँचे। जी सर, ये जो विषाक्तता की बात कही है ग्रीन पीस की रिपोर्ट ने, आप कैसे देखते हैं इस रिपोर्ट को? ग्रीन पीस भी बेसिकली, ग्रीन पीस ने अपनी रिपोर्ट में अमेरिका में जो रिसाइकलिंग हो रही है उस पर कमेंट किया है, और उन्होंने भी यही कहा है कि जो है जो अलग अलग तरीके के एडिटिव्स और केमिकल्स यूज़ हो रहे हैं, क्रॉस कंटेमिनेशन जो प्लास्टिक में हो रहा है, उसकी वजह से अगर थोड़ी बहुत जो रिसाइकलिंग हो भी रही, अमेरिका में वैसे भी एवरेज रिसाइकलिंग काफ़ी कम है, ग्रीन पीस की रिपोर्ट के हिसाब से 9% के आसपास है, और जो कि घटी है पिछले कुछ सालों में। तो जो है वो उस रिसाइकल प्रोडक्ट में वो हानिकारक केमिकल रह जाते हैं, वो निकलते नहीं हैं। तो ग्रीन पीस की रिपोर्ट बेसिकली उस पे जो है आधारित है। जल्दी से हम एक और सवाल लेंगे, उसके बाद हम समाधान पर आएंगे। जी अग्रवाल साहब, आपसे कि करीब 22 करोड़ आबादी पर बाढ़ का खतरा भी मंडराता है जब ये जो जलमार्ग होते हैं उनको अवरुद्ध कर लेते हैं, जो प्लास्टिक पार्टिकल्स होते हैं। मिसाल के तौर पर 1988 में बांग्लादेश में बाढ़ आ गई थी जी, जिसमें 2/3 बांग्लादेश डूब गया था, और तमाम देश इसकी मिसाल हैं। जी तो इस पर जो ड्रेनेज सिस्टम है उनको भी दुरुस्त किए जाने की ज़रूरत है, क्या रिएक्शन है आपका? बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, ये तो भाई, बल्कि हमने तो पीछे भी सजेस्ट किया, जो भी मेन ट्रिब्यूटरीज हैं रिवर्स, उनकी बड़ी ट्रिब्यूटरीज, वहाँ कोई रोक लगाई जाए ताकि समुद्र तक ये ना पहुँच पाए या मेन वाटर बॉडी तक ना पहुँच पाए। कई लेवल पे इंडिया में भी काम हुआ है, विदेशों में भी काम हुआ है, और वो सक्सेसफुल हुआ है। जो वो इकट्ठा करते हैं, इट सेल्स, वो बिक जाता है, और उससे जो कॉस्ट रिकवर होती है। ये जो मेन ट्रिब्यूटरीज हैं रिवर्स की और जो समुद्र पहुँचने के रास्ते हैं, यदि हम इस पर रोक लगा पाएँ, बांध की तरह नेट वगैरह जो लगाए गए हैं, लगाए जा रहे हैं, तो उससे काफ़ी हद तक ग्रेजुअली बढ़ सकता है कि समुद्र तक पहुँचे ही नहीं। आप बिल्कुल ठीक कह रहे, समुद्र के रास्ते अवरुद्ध होते हैं जिससे बाढ़ का कारण बनता है, ठीक बात। तो समुद्र तक पहुँचने ही कम जाए, पहुँचाया ही कम जाए, तो शायद वो इसका सोल्यूशन एक तरह से हो गया। पंडित साहब, संक्षेप में आप क्या कहना चाहते हैं? संक्षेप में ये है कि हमको अपना कलेक्शन सिस्टम सुधारना होगा, और लीकेज जो है हमारे कलेक्शन सिस्टम से जो हो रही है उसको कम्प्लीटली अरेस्ट करना होगा, और जितने जल्दी हमारे सिटीज़ और अर्बन सेंटर्स ये कर पाएंगे, उतनी जल्दी हम इस समस्या का हल निकाल पाएंगे। क्या समाधान देखते हैं आप? 140 करोड़ आबादी का कचरा हमारा वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम किसी का भी नहीं संभाल सकता। सब अपना अपना योगदान दें, मिल के हाथ बटाना, तो समस्या इतनी गंभीर नहीं है कि सोल्यूशन नहीं है, हो सकता है सर। तो आप ये भी महसूस करते हैं कि जिस तरीके से देश के प्रधानमंत्री ने स्वच्छता को जन आंदोलन में तब्दील किया, क्या प्लास्टिक को भी इस मूवमेंट से जोड़ा जाए? बिल्कुल बिल्कुल, जन आंदोलन ही एक सबसे सटीक रास्ता है। और जैसा अभी प्रधानमंत्री जी ने जो है लाइफ मिशन भी लॉन्च किया था, अगर लाइफ मिशन से इसको वो कर सकें, हम लिंक कर सकें, तो एक ग्लोबल मूवमेंट हो जाएगा इंडिया की तरफ से। और आप श्योर कि जो है अगर एक बार अगर ये इसको मिशन रूप में लेंगे तो कोई वो हैरानी की बात नहीं है कि ये सक्सेसफुली हम इम्प्लीमेंट कर सकें। मिशन रूप में लिया तो हैरानी की बात नहीं है। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे स्टूडियो में आए और विश्व पर्यावरण दिवस के इस खास मौके पर आपने अपने अनुभव साझा किए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। दुनिया भर में प्रदूषण की समस्या में लगातार वृद्धि हो रही है, जिसमें प्लास्टिक प्रदूषण एक बड़ी समस्या है जो सबसे अधिक चिंताजनक है। महाराष्ट्र और यूपी ने जिस तरह कुछ प्लास्टिक पर पूरी तरह से पाबंदी लगाई है, वैसे ही प्रतिबंध उन राज्यों में लगाया जाना चाहिए जहां प्लास्टिक का अधिक इस्तेमाल हो रहा है। महासागर पर शोध करने वाले डॉक्टर मार्कस एरिक्सन का कहना है कि हमें प्लास्टिक रिसाइकलिंग के बारे में गंभीरता से विचार करना पड़ेगा और व्यक्तिगत रूप से भी अपनी जिम्मेदारी का एहसास करना होगा, तभी ये धरती सुरक्षित रह सकती है। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। ये कार्यक्रम आप हमारे यूट्यूब चैनल पर भी देख सकते हैं। अगले एपिसोड में हम फिर हाजिर होंगे पर्यावरण से जुड़े एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए मेरी पूरी टीम के साथ इजाज़त। देखते रहिए सनसेट टीवी।